नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RRR क्लासेस पे। तो आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन यूपी टेट, बिहार टेट या फिर सी टेट या रेट का एग्ज़ाम आप लोग देने वाले हो या कोई भी पीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वहाँ पे ये साइकोलॉजी का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि जिससे एक दो क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्किनर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, यानी कि स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत क्या है, इसको हम लोग अपने क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने लोग भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, वो क्लास को ध्यान से देखिएगा और एक एक पॉइंट को समझते हुए चलिएगा। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को बढ़ाते हैं और इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करते हैं। स्किनर का जो है ये क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर BF स्किनर के द्वारा 1938 में ईस्वी में हुआ था। आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो इस सिद्धांत को किसने दिया था, तो आप बताएंगे कि इस सिद्धांत को किसने दिया था, प्रोफेसर जो थे BF स्किनर के द्वारा दिया गया था। और ये सिद्धांत किस सन में दिया गया, तो 1938 में 1938 ईस्वी में दिया गया था। और ये अमेरिका के BF स्किनर कौन थे, ये भी आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है कि BF स्किनर कौन थे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के क्या थे, प्रोफेसर थे। अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे BF स्किनर। इन्होंने 1938 ईस्वी में इस सिद्धांत का क्या किया था, प्रतिपादन किया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह सिद्धांत जो है ये थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर आधारित है। आप लोगों को पिछले कक्षा में आप लोगों को जो क्लास कराया गया है, वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि लॉ ऑफ लर्निंग का क्लास कराया गया है। लॉ ऑफ लर्निंग में यहाँ पे आप लोग लॉ ऑफ लर्निंग में देखेंगे कि थॉर्नडाइक के कुछ नियम हैं, मुख्य नियम हैं, जो कि 3 हैं और सेकेंडरी लॉ है वो 5 है। तो उसमें जो है आप लोग को उस क्लास में बहुत ही बेहतर तरीके से उस क्लास को समझाया गया है। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि यह सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर आधारित है। तो प्रभाव का नियम जो है वो थॉर्नडाइक का जो लॉ ऑफ लर्निंग में है वो मुख्य नियम में से एक है। तो इसको आप लोग उस क्लास में देख सकते हैं कि प्रभाव का नियम क्या कहता है। तो ये पॉइंट है, यह सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित है, तो जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है ये प्रभाव के थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर क्या है, आधारित है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन के अन्य नाम कैसे हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास जो किया था वहाँ पे पावलो सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा था, पावलो का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पे भी पावलो के सिद्धांत में बहुत सारे अन्य नाम थे। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि कभी कभी हमारे माइंड से स्किप हो जाता है, तो इसको हम लोगों को अपने माइंड से स्किप नहीं करना है, इसीलिए एक एक स्लाइड आप लोगों के लिए बना के लाई हूँ। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, समझिए और अपने नोट्स में इसे नोट कर लीजिए। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है इसके अन्य नाम क्या क्या है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसे RS थियरी के नाम से जाना जाता है। वहीं पावलो की जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी उससे हम लोग किस थियरी के नाम से जानते थे, तो SR थियरी के नाम से जानते थे। यहाँ पे हम लोग क्रिया प्रसूत अनुबंधन में देखते हैं तो इसे हम लोग RS थियरी के नाम से जानते हैं, RS थियरी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे R क्या है, तो R जो है वो रेनफोर्समेंट को इंडिकेट कर रहा है, रेनफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन को इंडिकेट कर रहा है। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को। नेक्स्ट है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के जो अन्य नाम है उसमें इसको हम लोग क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो अन्य नाम है इसे हम लोग कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, इसे सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो दोनों पॉइंट आप लोगों को अभी भी हम बोल रहे हैं कि ये दोनों पॉइंट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं कि पूछ लिया जाता है कि स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है इसे किस नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे
अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। ये क्या होता है, ये बहुत बार आप लोगों के एग्जामिनेशन में देखने को मिला है, तो आप लोग इसे नोट करते हुए चलेंगे। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत और नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है बीएफ स्किनर का सिद्धांत। बीएफ स्किनर ने अपने सिद्धांत में किस पे प्रयोग किया था और कैसे प्रयोग किया था, इसको हम लोग देखते चलेंगे। तो बीएफ स्किनर ने जो प्रयोग किया था वो किन जानवरों पे किया था, तो चूहे पे और कबूतर पे किया था। बीएफ स्किनर ने अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में किस दो जानवरों को प्रयोग मिलाया था, किन दो जानवरों पर प्रयोग किया था, तो आप देखेंगे कि चूहे पे और कबूतर पे इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ पे चूहा जो है वो अनुक्रिया करता है और भोजन जो है वो क्या है, पुनर्बलन है, यानी कि रेनफोर्समेंट है। वहीं पे आप लोग जब पावलोव की थियरी पढ़े थे तो उसमें क्या था, उसमें उस थियरी का जो आधार था वो था अनुबंधन था, और ये जो बीएफ स्किनर का सिद्धांत है इसमें पुनर्बलन पे क्या है, काफ़ी ध्यान दिया गया है। तो भोजन जो है वो क्या है, पुनर्बलन का कार्य करता है, रेनफोर्समेंट का कार्य करता है। पुनर्बलन, देखिए पुनर्बलन क्या होता है, इसको थोड़ा बहुत हम लोग अभी समझ के चलेंगे। तो कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया जिस प्रतिक्रिया की संभावना को बढ़ाया जाए, जैसे कोई भी प्रतिक्रिया की संभावना को यदि बढ़ाया जाए तो या फिर उस व्यवहार को आप लोग कहें कि दोहराने के लिए प्रेरित किया जाए, जो किसी भी प्रतिक्रिया की संभावना को बढ़ाती हो और उस व्यवहार को दोहराने के लिए क्या करे, प्रेरित करे, वो है पुनर्बलन। पुनर्बलन क्या है, तो इसको आप लोग इस डेफिनेशन को अच्छे से ध्यान दे लीजिएगा कि जो किसी भी प्रतिक्रिया की संभावना को बढ़ाती हो, कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया इसकी संभावना को यदि बढ़ाया जा रहा है, उस व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तो क्या है, पुनर्बलन है, यानी कि रेनफोर्समेंट है। ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 2 टाइप्स का है, और निगेटिव। पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक, और निगेटिव क्या होता है, निगेटिव जो नकारात्मक है। ऐसे देखेंगे पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव में यदि कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत ही अच्छा कर रहा है, पुनर्बलन है। देखिए पुनर्बलन में पॉजिटिव जो रेनफोर्समेंट है, तो ये 2 टाइप का है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है। पॉजिटिव में क्या होता है कि जब कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत ही अच्छा कर रहा है तो उसे इनाम दिया जाता है या फिर उसकी प्रशंसा की जाती है, तो ये क्या होता है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होता है। वहीं निगेटिव रेनफोर्समेंट की बात करें तो निगेटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है, किसी भी कार्य को करने से बचना, ऐसा कार्य जिसमें क्या हो, दंड मिले या फिर क्या हो, सजा मिलती है, तो उस कार्य को करने से हम लोग बचते हैं, तो क्या होता है, निगेटिव रेनफोर्समेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग रेनफोर्समेंट को समझ लिए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्किनर ने कैसे प्रयोग किया था इस सिद्धांत में, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो कैसे किया था। स्किनर ने एक बॉक्स बनाया, स्किनर ने क्या किया, एक बॉक्स बनाया, तो उस स्किनर ने जो बॉक्स बनाया उसको स्किनर बॉक्स के नाम से जानते हैं, जिसमें चूहे को रखा गया। इसमें क्या किया गया, चूहे को रखा गया और इसमें एक लीवर हैंडल बना था। जब चूहा उसे दबाता था, उस लीवर हैंडल को जब चूहा दबाता था तो उसे क्या होता था, भोजन प्राप्त होता था। स्किनर ने एक बॉक्स बनाया और उस बॉक्स का नाम उन्होंने स्किनर बॉक्स रखा। उस स्किनर बॉक्स में क्या किया गया था, चूहे को रखा गया था और एक उसमें लीवर हैंडल बनाया गया था। जब क्या करते थे, जब चूहा लीवर हैंडल को दबाता था तो भोजन की प्राप्ति उससे होती थी। शुरू में क्या हुआ, शुरू में चूहे ने आकस्मिक रूप से लीवर को, अचानक कैसे ही लीवर को दबाता था और उसे भोजन की प्राप्ति हो जाती थी। तो भोजन के मिलने के बाद उसने यह सीख लिया कि हैंडल यानी कि लीवर को दबाने पे ही भोजन मिलेगा। देखिए चूहे को पहले तो नहीं पता था कि वो इस लीवर को दबाएगा तभी ही उसे भोजन मिलेगा, तो उसने क्या किया, वो लीवर को अचानक ही दबाता था। तो जब उसे उस लीवर को दबाने पे, लीवर हैंडल को दबाने पे भोजन मिलता था, तो आकस्मिक मतलब वो अचानक दबाता था। उससे बाद में ये ध्यान उसके मतलब उससे ये ध्यान होने लगा, उसे ये मालूम चलने लगा कि लीवर हैंडल को दबाने पे ये क्या होता है, भोजन की प्राप्ति होती है। तो उसके बाद उसने चूहे ने उस लीवर को बार बार दबाता था और उससे बार बार क्या होती थी, भोजन की प्राप्ति होती थी। परिणाम स्वरूप चूहा बार बार लीवर को दबाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, और आपके एग्जामिनेशन में जैसे मैंने बताया कि आप लोग को एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हो तो वहाँ पे पूछ सकता है कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था। जैसे देखिए पुनर्बलन का जो प्रयोग है वो तो बीएफ स्किनर ने किया था,
लेकिन पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो यहाँ पे जो पुनर्वलन का सिद्धांत है इसको आप लोग देखेंगे कि क्लार्क हल ने पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था, यानी कि सीएल हल ने पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था। पुनर्वलन का प्रयोग फिर से ध्यान से देखिए कि पुनर्वलन का प्रयोग किसने किया था? तो पुनर्वलन का जो प्रयोग है वो बीएफ स्किनर ने किया था, लेकिन पुनर्वलन का जो सिद्धांत है वो क्लार्क हल ने दिया था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल करने वाला है आपके एग्जामिनेशन में। यहाँ पे प्रमुख तत्व क्या है? तो रेनफोर्समेंट है। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि रेनफोर्समेंट क्या है, जो किसी भी प्रतिक्रिया की संभावना को क्या कर दे? बढ़ा दे। कोई भी प्रतिक्रिया हो उसकी संभावना को बढ़ा दे या फिर उस व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरित करे, तो ये क्या है? रेनफोर्समेंट होता है। रेनफोर्समेंट में फर्स्ट है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, सेकेंड है निगेटिव रेनफोर्समेंट। 2 टाइप्स के होते हैं। तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या हो गया? पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देखेंगे तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हो गया वांछित व्यवहार के बाद सुखद अनुभव या इनाम देना। वांछित व्यवहार क्या है? जैसे कि कोई भी व्यक्ति कोई बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है, कोई बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में लग रहा है, वो पढ़ाई में अच्छा कर रहा है, तो उसके एक्सपीरियंस को देख के, उसकी पढ़ाई को देख के उसे इनाम देना या फिर आप ये कहिए कि उसकी प्रशंसा करना, तो ये क्या है? पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हो गया। वहीं हम नेगेटिव रेनफोर्समेंट की बात करें तो अवांछित स्थिति को हटाकर व्यवहार को बढ़ावा देना। इसमें क्या होता है कि किसी भी ऐसे कार्य से बचते हैं हम लोग जिसमें दंड मिलती है या फिर सज़ा मिलता है, तो ये क्या होता है? निगेटिव रेनफोर्समेंट होता है। इसका उपयोग हम लोग शिक्षा में कैसे करते हैं? तो देखिए जो रेनफोर्समेंट है इसका जो उपयोग है इसको हम लोग शिक्षा में कैसे करते हैं? तो बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए प्रयोग किया गया है। बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए प्रयोग किया गया है। शिक्षा में इस विधि का जो प्रयोग है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत पढ़ा है, तो इसका शिक्षा में कैसे महत्व है? तो बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने में गति और सफलता दोनों ही मिलती है। जैसे कि वहाँ पे क्या कर रहा है? चूहा जो है वो बार बार उसको दबा रहा है, उस लीवर हैंडल को दबाता है, तो उसे पता है कि भोजन की प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही इसका जो है यूज है, इससे हम लोग रिलेट करता है कि शिक्षा में इसका महत्व क्या है। तो बालकों के शब्द भंडार में क्या होता है? वृद्धि के लिए इसका प्रयोग करते हैं और शिक्षा में इस विधि का जो है प्रयोग करके सीखने में गति और सफलता दोनों ही मिलती है। तो आज का जो हमारा क्लास रहा है इस टॉपिक को आज हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग बने रहिए और चैनल से जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।